हेलो दोस्तों, मनी माउंटेन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम काफ़ी ट्रेंड में रही एक कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो इस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब में ट्राइडेंट के ऊपर, और काफ़ी बेहतर इसने पिछले एक साल में रिटर्न दिए हैं। अपने लोज बना करके काफ़ी ऊपर एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ है शेयर अपने लॉस से। तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियो बनाई हैं, और तो यहाँ पर हम कंपनी का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कंपनी एनालिसिस में, फिर देखेंगे कि कंपनी एक्चुअली में काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स ये क्या मैन्युफैक्चर कर रही है या ट्रेडिंग कर रही है। लास्ट में हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, कंपनी के लास्ट 10-12 ईयर के डाटा देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे लास्ट में कि कंपनी क्या वर्तमान में अधिक वैल्यूएट हो रही है या अंडर वैल्यूएशन है। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कंपनी एनालिसिस। तो ये जो ट्राइडेंट कंपनी है ये एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसका हेडक्वार्टर इनका लुधियाना पंजाब में है, और 1990 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी ट्राइडेंट लिमिटेड। इसके फाउंडर चेयरमैन हैं वो है मिस्टर राजेंद्र गुप्ता, जो कि कंपनी के फेस हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो जो कंपनी का बिजनेस है वो बेसिकली ये 5 टाइप के बिजनेस हैं इसके। सबसे पहला आता है होम टेक्सटाइल, देन यार्न, देन पेपर, केमिकल एंड एनर्जी। तो वर्तमान में कंपनी इन 5 सेगमेंट में अपना बिजनेस चला रही है। मोस्टली जो इनका रेवेन्यू आता है वो होम टेक्सटाइल, यार्न एंड पेपर से आता है। केमिकल और एनर्जी इनके ये ऊपर के तीनों बिजनेसेस को हेल्प करती है। तो ये आगे हम अभी देखेंगे किस तरह से ये इनकी हेल्प करती है। तो जो कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है 44 डोमेस्टिक है, विद इन इंडिया से 44% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और 56% के रेवेन्यूज आते हैं एक्सपोर्ट से। तो 54% के जो रेवेन्यू है टोटल ओवरऑल रेवेन्यू में वो आते हैं बाथ एंड बाथ लेनिन से, बेड लेनिन से। 26% के रेवेन्यू आते हैं यार्न बिजनेस से, और 20% के रेवेन्यूज आते हैं इनके पेपर बिजनेस से। ये डाटा है 1920 का, लास्ट प्रीवियस ईयर का। तो ये है इनका होम टेक्सटाइल बिजनेस, जिसमें ये मेनली प्रोडक्शन करते हैं टॉवल एंड बेडशीट का। और काफ़ी इसमें इनका ब्रांड काफ़ी सारे हैं इनके, एवरीडे क्लासिक, प्ले, हिज एंड हर, ये इनके टॉवल एंड बेडशीट के ब्रांड्स हैं। और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इनकी ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। और जो इनके होम टेक्सटाइल के क्लाइंट हैं वो भी बहुत सारे इनके क्लाइंट हैं, अमेजॉन से लेकर के मेयर, CK, HM, सिस्को, और लोकल मार्केट्स में भी इनके प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल रहते हैं। दूसरा बिजनेस आता है इनका यार्न का बिजनेस। यार्न का बिजनेस ये 1993 में स्टार्ट हुआ था। यार्न बिजनेस में ट्राइडेंट प्रीमियम क्वालिटी की यार्न प्रोड्यूस करती है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं 100% कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न, ऑर्गेनिक कॉटन एटसेट्रा। ये इंडिया को मिला करके यार्न अपने 34 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो यार्न के क्लाइंट हैं इनके वो 34 कंट्रीज में तो ये एक्सपोर्ट करते ही हैं। इंडिया में इनके रेमंड और अरविंद जैसे बड़े क्लाइंट्स यार्न बिजनेस के हैं। थर्ड आता है इनका पेपर बिजनेस, जो टोटल रेवेन्यू का 20% है। पेपर बिजनेस यानी मोस्टली कॉपियर पेपर। तो जो अभी हमने बात करी है होम टेक्सटाइल और यार्न की, ये भले ही इनके जो ब्रांड हैं ये इजीली आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन जो पेपर बिजनेस है इनका, स्पेशली कॉपियर पेपर है जो स्पेक्ट्रा के नाम से आता है, स्पेक्ट्रा ट्राइडेंट के नाम से, ये जरूर हर किसी ने इसका यूज़ किया होगा, हर किसी ने एटलीस्ट देखा जरूर होगा। ये
जो पेपर ब्रांड है इस पे स्पेक्ट्रा बॉन्ड, रॉयल टच, स्पेक्ट्रा, इको ग्रीन, माई चॉइस, डिजी प्रिंट, नेचुरल, इस नाम से इसके पेपर ब्रांड आते हैं। और बड़े बड़े क्लाइंट्स जो डायरेक्ट डीलिंग करते हैं वो हैं सिटी बैंक, आइशर, ओएनजीसी, टाटा, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी, बहुत सारे इनके क्लाइंट हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो छोटी स्टेशनरीज की दुकान होती है वहाँ पर भी आपको इजीली इनके पेपर ट्राइडेंट, स्पेक्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। और जो छोटे ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर भी आप इजीली ये चीज़ें देख सकते हैं। फोर्थ इनका बिजनेस है इनका केमिकल बिजनेस का। केमिकल बिजनेस में ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का ही बिजनेस करते हैं, जो कि 3 टाइप का ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला है कॉमर्शियल ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंडली बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड है लेबोरेटरी रीजेंट ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं इंडस्ट्री वाइज हैं वो हैं डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर, आयरन एंड स्टील यूनिट्स के, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, फार्मा, पेपर इंडस्ट्री, डाई एंड केमिकल इंडस्ट्री। ये सभी इंडस्ट्री को ये केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड सप्लाई करते हैं। तो इनके कुछ बड़े क्लाइंट है एक्साइड, माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, इनको भी ये केमिकल सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ ये अपने जो होम टेक्सटाइल या नॉन पेपर बिजनेस में जो केमिकल की डिमांड रहती है वो भी यहीं से इनकी पूरी होती है। इसके लिए ये बाहर से केमिकल हम परचेज नहीं करते, ये अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं। लास्टली इनका बिजनेस है एनर्जी का। किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत रहती है। वो एक किसी इंडस्ट्री का बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, बड़ा एक्सपेंस होता है, वो जो मंथली बेसिस पे आता है, रोज ही एक्सपेंस हो रहा है जब आपको बिजली की जरूरत है इंडस्ट्री चलाने के लिए। फर्दर जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ये एक्सपेंस और बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत अच्छा मूव किया है, इन्होंने खुद एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करा है 1999 में। 1999 में इन्होंने 9.4 मेगावाट कैपेसिटी से अपना बिजनेस एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू किया था और आज ये ऑलमोस्ट 50 मेगावाट कैपेसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। ये किसी को सप्लाई नहीं करती है एनर्जी, ये जो इनके होम टेक्सटाइल बिजनेस यार्न और पेपर बनाने में इस एनर्जी का यूज हो जाता है। तो ये तो था कंपनी के बारे में कि ये किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है और कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, क्या इनके प्रोडक्ट है, कैसे इनके क्लाइंट है। अब देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। इस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने अच्छे प्रोडक्ट है या कितने अच्छे क्लाइंट है, जब तक कि आप उस सब चीजों को अपने रिजल्ट्स में या जो भी आपके आंकड़े घोषित होते हैं उनमें अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो तो उन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अभी लेटेस्ट कंपनी ने दिसंबर 2020 तक के आंकड़े क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं और जून 2018 से अगर हम दिसंबर 2020 तक देखें तो कंपनी ने एक स्टेबल सी ग्रोथ दी है। ग्रोथ हो नहीं रही है कंपनी में। सेल्स और रेवेन्यू के मामले में देखेंगे तो जो हाईएस्ट ग्रोथ इसमें दिख रही है इन पिछले क्वार्टरों में, 9-10 क्वार्टरों में, वो आप देख सकते हैं मार्च 2019 की 1408 करोड़ की, ये सारे आंकड़े करोड़ में है, तो 1408 करोड़ की इन्होंने हाईएस्ट दी है। उसके बाद कंपनी इस चीज़ को दोहरा नहीं पाई या इससे आगे नहीं निकल पाई है। और अभी भी कोविड के टाइम पर तो बहुत कम हो गया था। जून 2020 में जो इनका रेवेन्यू आया था वो 709 करोड़ का था, लेकिन उससे अभी थोड़ा बढ़ गई है कंपनी। सितंबर में भी 1174 करोड़ और दिसंबर में अच्छे रिजल्ट 1303 करोड़ के इन्होंने दिए हैं। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट है जो इनका बॉटम लाइन है पैट, वो 140 करोड़ सितंबर 2019 में हाईएस्ट रहा था। उस चीज को अभी तक सितंबर 2019 से 1 साल से ज्यादा के टाइम हो गया है, लेकिन कंपनी उस चीज को दोहरा नहीं पाई है। तो यहाँ पर एक कंसर्न रहता है कंपनी का कि कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। दूसरा, अब हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, यानी कि जो एनुअल रिजल्ट है इनके, ये पिछले 2008 से 2020 तक के हैं और टीटीएम रिजल्ट भी अवेलेबल है। तो इसमें जो 1045 में जो रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने 2008 में, वो बढ़ करके 2019 में 5 टाइम्स हो गया है, मोर देन 5 टाइम्स हो गया है, 5250 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी भी
भले ही 5 टाइम हो गया है पिछले 12 सालों में, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 2017 से अगर आप देखेंगे तो कंपनी फ्लैट रिजल्ट ही प्रोड्यूस कर रही है, कुछ बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा है सेल्स का। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो अभी भी जो हाईएस्ट इसने ग्रोथ अपनी शो करी थी 372 करोड़ की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये है मार्च 2019 की, जो 18-19 का सेशन खत्म हुआ था उसमें इसने सबसे हाईएस्ट 372 करोड़ के पैट के आंकड़े दर्ज करे हैं। उसके बाद से कंपनी थोड़ा कम 340 करोड़, और अभी जो टीटीएम आ रहा है 268 करोड़ का आ रहा है। तो ये एक बिग कंसर्न है कंपनी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है इसकी लास्ट 5 ईयर में 5% है, जो कि बहुत कम है। प्रॉफिट ग्रोथ तो 3 सालों में 0 है और इस साल तो नेगेटिव में दिख रही है। प्रॉफिट का जो स्टॉक प्राइस का CAGR है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी कंपनी ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा बुल रन दिया है, इसलिए ये आंकड़े सुधर गए हैं। 10 सालों में 26% के CAGR से कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रोथ कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं है, 20% एटलीस्ट हो तो हम उसे कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी होता है, यही दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो यहाँ पर कंपनी के पास 2706 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने अपना जो डेट है वो धीरे धीरे कम करा है। सितंबर 2020 में काफ़ी डेट इन्होंने कम करा है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर चढ़ना थोड़ा शुरू हुआ था। फिक्स एसेट भी कंपनी के पास 3560 करोड़ के अवेलेबल हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, इसको हम अच्छी बैलेंस शीट कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेशियो। ROC भी अगर 20-25% हो तभी किसी कंपनी को कंसिडर करना चाहिए, तो यहाँ पर तो काफ़ी कम है ROC। डेटर डेज हैं जो वो सुधरे हैं, मार्च 2019 में 46 डेज थे और मार्च 2020 में 21 दिन है। डेटर डेज मतलब यदि किसी ने बिल इशू करा है तो कितने दिनों बाद उसको उस बिल की अमाउंट मिल जाती है, पैसा आ जाता है बिल इश्यू करने के बाद। तो जितने कम डेटर डेज हो उतना ज़्यादा अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो भी काफ़ी कम है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जितने ज़्यादा कम हो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा हो तो वो अच्छा साइन होता है। मतलब कोई चीज़ आपकी है, फॉर एग्जांपल एक अलमारी में पूरे गुड्स भरे हुए हैं, तो आप कितने दिनों में उससे बेच सकते हो? वो पूरी अलमारी जीरो कब हो जाती है, पूरा गुड्स कब बिक जाता है। तो जितनी जल्दी बिकेगा उतना अच्छा है, उतनी जल्दी कंपनी के पास पैसे आएंगे, और उतनी जल्दी मतलब कंपनी सेल्स करने में पोटेंशियल रखती है। और ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स ने लगातार कंटिन्यूस अपनी जो शेयर होल्ड करते हैं वो बढ़ाया है। अभी करंटली 73.02%, काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो बहुत बुलिश हैं उस कंपनी के काम में, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी हिस्सेदारी कंपनी में रखी है। और बाकी के शेयर पब्लिक के पास हैं 22.48%, FIIs भी हैं इसमें 1.61%। अब ये थोड़ा सा डेटा एट ग्लांस हम देख लेते हैं। सेक्टर का PE है 15.71 पर कंपनी का जो PE है वो है 26.32। अभी जो कंपनी का प्राइस है वो लगभग 13.5-14 रुपये के आसपास है। जो प्री कोविड अगर हम बात करें तो उस समय कंपनी का प्राइस 6-7 रुपये के आसपास था। तो इस हिसाब से ये अभी डबल हो चुका है प्राइस इसका। और उस समय के प्राइस के हिसाब से जो PE होना चाहिए था वो 26 है अभी, लेकिन उस समय के 13 होना चाहिए था, मतलब सेक्टर PE से नीचे होना चाहिए, नीचे PE था इसका। तो ये बुल रन के कारण कंपनी ने काफ़ी बड़ा जंप दिखाया है। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि कंपनी इतने हाई PE पर सस्टेन कर पाती है कि नहीं।
कंपनी डिविडेंड देती है अच्छा खासा 2.58% का। छोटी कंपनी है, 7-8 हजार करोड़ की कंपनी है, प्राइस इसका काफ़ी छोटा है और उसके बाद भी डिविडेंड दे रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। कंपनी के लिए बुरी चीज़ ये है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है वो अच्छे ढंग से बढ़ नहीं पा रहा है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के पास जो कैपेसिटी है, कंपनी उस पूरी कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर रही है, ये इसके कंसर्न है कंपनी के। और अच्छी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड पे करती है और कंपनी के पास प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हमने देखा इस पूरी वीडियो में कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के पास क्लाइंट कैसे हैं, कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। इतनी सारी चीज़ें देख करके ही जब आप समझो इन चीज़ों को, तब आप किसी कंपनी में निवेश करें। और ये वीडियो देख करके निवेश ना करें। इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल एजुकेशन पर्पस का था कि किस प्रकार से कंपनियों को एनालिसिस किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ में चाहिए इसके बारे में हमें कमेंट करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी है तो उसे भी आप कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।